बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम इंग्लिश ऐसे पे बात करने जा रहे हैं। इंग्लिश ऐसे की टाइप्स कितनी होती हैं, उसके बारे में मिथ एंड रियलिटी क्या क्या है, और इंग्लिश ऐसे को कैसे लिखा जाता है, उसके उसमें आर्गुमेंट्स कैसे दिए जाते हैं, उसमें फैक्ट्स फिगर्स वोकैब कैसी होनी चाहिए, उसका जो उसको क्लोज करना है, कंक्लूजन लिखना है, वो कैसे होना चाहिए। तो एक शॉर्ट सी वीडियो होगी जिसमें सिर्फ हम ऐसे के स्ट्रक्चर पे बात करेंगे, जिसमें हम ये बात करेंगे कि इसमें कौन सी चीज़ों को लिखना चाहिए, कौन सी चीज़ों को नहीं लिखना चाहिए, कैसा टॉपिक चूज करना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है कि मिथ्स अबाउट एस्से। एस्से के बारे में जो मिथ होती हैं उन पे बात करेंगे। मैक्सिमम कैंडिडेट्स ये सोचते हैं कि अगर हम एडवांस वोकैब लिखेंगे तो हमें एग्जामिनर ज़्यादा मार्क्स दे देगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप जितनी हाई फाई वर्ड यूज़ करेंगे तो वो चीज़ डिफ़िकल्टी पैदा करते हैं। तो वो कैब ज़्यादा एडवांस नहीं होनी चाहिए। कुछ लोग ये सोचते हैं या कुछ टीचर्स भी ऐसा पढ़ाते हैं कि कोड्स फैक्ट्स एंड फिगर्स बहुत ज़्यादा ऐड करने चाहिए और बुक्स के रेफरेंस देने चाहिए। ये मिथ होती है ऐसे के बारे में। आप कोड दें, फैक्ट एंड फिगर दें, उसका इशू नहीं है, लेकिन वो एक हद तक होते हैं। बहुत ज़्यादा एग्जेजरेशंस नहीं करनी होती है। और बुक के रेफरेंस भी समटाइम्स ऑप्शनल होते हैं, समटाइम आप दे दो तो अच्छा होता है। लेकिन ये एक मिथ होती है कि ऐसी चीज़ों को ऐड करेंगे तो हमें एग्जामिनर ज़्यादा मार्क्स देगा। ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट हम ऐसे की टाइप्स पे आते हैं। ऐसे की चार टाइप्स होती हैं: आर्गुमेंटेटिव ऐसे, लिटरेरी ऐसे, एक्सपोजिटरी ऐसे एंड नैरेटिव ऐसे। तो जब हम इनको डिटेल से पढ़ेंगे तो हर टाइप को कंप्लीट एक्सप्लेनेशन से करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास ऐसे का पैटर्न। ऐसे के पैटर्न के बारे में ये है कि ये इसकी टाइप पे डिपेंड करता है। अगर तो आर्गुमेंटेटिव है तो उसमें हम आर्गुमेंट्स भी देंगे। अगर हमारे पास ऐसे ऐसा है जिसमें हमें इफेक्ट्स और काज एंड इफेक्ट देने हैं तो हम काज एंड इफेक्ट को ऐड करेंगे। कुछ ऐसे ऐसे होते हैं जो कि सॉल्यूशंस और इश्यूज पे बेस करते हैं, तो हमें उनकी आउटलाइन बिल्कुल उस तरीके से बनानी चाहिए। लेकिन ये एक जनरल पैटर्न है जिसमें सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन लिखते हैं। इंट्रोडक्शन के बाद हमारे पास थीसिस स्टेटमेंट आता है। कुछ टीचर्स ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि थीसिस स्टेटमेंट को इंट्रोडक्शन के अंदर लिखना चाहिए, कुछ कहते हैं बिल्कुल स्टार्ट में लिखना चाहिए, और कुछ टीचर्स ऐसे हैं जो कि ये कहते हैं कि थीसिस स्टेटमेंट को बिल्कुल एंड पे लिखना चाहिए। तो इस चीज़ का इश्यू नहीं है। फिर हमने जिस टॉपिक पे थीसिस स्टेटमेंट लिखा है हम उसको सपोर्टिंग स्टेटमेंट देंगे, और जो सपोर्टिंग स्टेटमेंट है हम उसको जस्टिफाई करेंगे। जस्टिफिकेशन के बाद हम कंक्लूजन्स लिखेंगे। दरमियान में अगर हम कोई रेफरेंस देना चाहते हैं या फिर कोई केस स्टडी देना चाहते हैं तो केस स्टडी हम दे सकते हैं, लेकिन केस स्टडी जो होती है वो ऑप्शनल होती है, ये मैंडेटरी नहीं है। समटाइम ऐसा भी होता है कि हमारे पास कोई ऐसे आ गया, वो काज एंड इफेक्ट पे आ गया, लाइक ग्लोबल वार्मिंग की काजेज क्या है, उसके इफेक्ट क्या है। देन हम थीसिस स्टेटमेंट के बाद काज एंड इफेक्ट को ऐड कर देंगे, उसकी काजेज क्या हैं एंड इफेक्ट्स क्या हैं। समटाइम कुछ ऐसे ऐसे भी आते हैं जिनमें प्रॉब्लम्स के इशू को पूछा जाता है और फिर उसका सॉल्यूशन पूछा जाता है। तो हमें जब आउटलाइन बनानी है उसमें हमें इश्यूज एंड सॉल्यूशन को डिस्कस करना होगा। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ एसेस, जो कि टीचर्स रोकते हैं कि आपने एग्जाम्स में अटेम्प्ट नहीं करनी। अब उसकी रीजन क्या है कि उसमें कंपटीशन बहुत बढ़ जाता है, वो हर कैंडिडेट अटेम्प्ट करता है। अब जैसे फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास इस्लाम, सेकंड टॉपिक है हमारे पास डेमोक्रेसी एंड इकोनॉमी। ये वो टॉपिक हैं जो हर एस्पायरेंट, हर कैंडिडेट इसको प्रिपेयर करता है, और जब ये टॉपिक आता है तो हम खुश हो जाते हैं कि हमारा प्रिपेयर किया हुआ टॉपिक आ गया।
लेकिन इसके अंदर कंपटीशन बहुत बढ़ जाता है और यहाँ से फिर हमारी मार्क्स डिडक्शन होती है, क्योंकि सब ने सेम मटेरियल दिया होता है, सेम कोड, सेम रेफरेंसेस, ईच एंड एवरीथिंग सेम होती है। तो फिर यहाँ से हमारे मार्क्स कट जाते हैं, इसलिए टीचर रोकते हैं कि वो वाला ऐसे जो कि बहुत ज्यादा कॉमन होता है वो आपने अटेम्प्ट नहीं करना। तो हमें एक वाइज डिसीजन लेना चाहिए। मैंने स्लाइड्स बनाई हैं इसलिए ताकि ये सबको आसानी से समझ आ सके। हमें एक वाइज डिसीजन लेना चाहिए। हमें वो टॉपिक जो कि हर एस्पायरेंट जिस पे लिख रहा होता है हमें वो नहीं लिखना। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ये आ गया प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अब ये वाला टॉपिक हर बंदे को आता होगा। अब ये सब अटेम्प्ट करेंगे, जब सब अटेम्प्ट करेंगे तो सेम मटेरियल लिखा जाएगा और इसमें बहुत ज्यादा कंपटीशन बढ़ जाएगा, फिर वहां से मार्क्स डिडक्शन होगी। हाँ, अगर वो टॉपिक हम अटेम्प्ट कर रहे हैं और इसमें हम कोई एक्स्ट्रा चीज, कोई क्रिएटिव चीज दे रहे हैं, तो फिर ये वो हमारे लिए बेनिफिशियरी है और हमें मार्क्स दे दिए जाते हैं और हम पास हो जाते हैं। अदरवाइज जो है वो इनमें कंपटीशन बढ़ जाता है। सेम हम सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं जिसमें नॉलेज इज पावर। तो ये वाला जो टॉपिक है ये बहुत कम कैंडिडेट अटेम्प्ट करते हैं और इसमें कंपटीशन ना होने के बराबर होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई 10,000 या 11,000 बंदा पेपर दे रहा है तो उसमें हार्डली कोई 10-20 होंगे जो इस टॉपिक पे अटेम्प्ट करेंगे। तो फिर ये बहुत कम होगा। जब ये कम अटेम्प्ट किया जाएगा और अच्छे वाला अटेम्प्ट किया जाएगा तो ऑब्वियसली ये मार्क्स देगा और फिर कैंडिडेट पास हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि जब हम लिख रहे होते हैं तो हम किस तरह लिख रहे होते हैं और हमें कैसे लिखना चाहिए। देखें, ये वाला टॉपिक है, इस टॉपिक को हर बंदा अटेम्प्ट करता है, इस टॉपिक को बहुत कम लोग अटेम्प्ट करते हैं। और ये जैसा टॉपिक आ गया, एक स्टेटमेंट आ गई भाई, एक प्रोवर्ब आ गई, व्हेन लाइफ गिव्स यू लेमन देन मेक लेमनेड। तो ये इस पे बहुत कम लोग लिखेंगे। जब इस पे बहुत कम लोग लिखेंगे और एक अच्छा और एक यूनिक जब मटेरियल एग्जामिनर के पास जाएगा तो ऑब्वियसली वो फिर देखेगा कि ये बाकी लोगों से बहुत डिफरेंशिएट है। तो फिर इस चीज पे कैंडिडेट को मार्क्स मिलते हैं और डेफिनेटली वो ऐसे पास करता है। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि आप इस पे लिखो और आप डायरेक्ट पास हो जाओ, आपने इसको भी सही तरीके से लिखना है। अब एग्जाम्पल है यहाँ पे एक के हमारे पास फॉर एग्जाम्पल डेमोक्रेसी आ गया। अब डेमोक्रेसी आया, सब ने डेमोक्रेसी अटेम्प्ट किया, सब ने स्टार्ट कर दिया इब्राहिम लिंकन की डेमोक्रेसी फॉर द पीपल बाय द पीपल, वो एक घिसी पिटी स्टेटमेंट सबने दे दी, वो कोट दे दी। अब जब एग्जामिनर देखेगा हर बंदे का सेम है तो फिर यहाँ से कंपटीशन आता है। यहाँ से वो देखता है कि किसी ने कुछ डिफरेंट भी लिखा है या सबका सेम है। तो थोड़ा सा चीजों को क्रिएटिव बनाने के लिए बजाय ये कि इसकी इब्राहिम लिंकन की कोट से बंदा स्टार्ट करे तो पोइम से स्टार्ट कर देना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान इज फेसिंग माई राइट्स ऑफ ट्रबल। तो ये जो चीज होती है ये थोड़ा सा डिफरेंशिएट करती है एक कैंडिडेट को दूसरे से, और यहाँ पे जाके तो फिर एग्जामिनर भी थोड़ा सा इम्प्रेस हो जाता है और वो मार्क्स दे देता है। अब नेक्स्ट है हमारे पास, हमें आर्गुमेंट्स कैसे देने चाहिए। अब कोई भी टॉपिक हम लिख रहे हैं उस पे हमें थोड़ी सी सर्चिंग करनी होगी, हमें थोड़ी सी क्रिएटिव राइटिंग करनी पड़ती है। तो हम एजुकेशन पे लिखेंगे, हम ग्लोबल वार्मिंग से उसको कनेक्ट करेंगे, हम टेररिज्म एक्सट्रीमिज्म के साथ कनेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल हम ग्लोबल वार्मिंग पे लिख रहे हैं। अब ग्लोबल वार्मिंग को जैसे कि वो कहते हैं कि टेम्परेचर राइज हो गया और ये हो गया और वो हो गया, तो उसको हम कनेक्ट करते हैं हमारी सोसाइटी से। जब हम उसको सोसाइटी से करेंगे तो हम इसको वायलेंस से करेंगे। हमने इसको टेररिज्म एक्सट्रीमिज्म से कर दिया, फिर उसके बाद हम टेक्नोलॉजी पे आ गए, हम फिर सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आ गए। तो इस तरीके से हमें आर्गुमेंट्स देने होते हैं। हमारे जो आर्गुमेंट्स होने चाहिए वो बहुत स्ट्रांग होने चाहिए ताकि ये लगे कि बाकियों से ये थोड़ा सा पेपर डिफरेंट है और थोड़े से मार्क्स गेन करने में हमारी हेल्प करे। नेक्स्ट है हमारे पास द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट कि टॉपिक अंडरस्टैंडिंग। अब टॉपिक अंडरस्टैंडिंग जो है वो ज्यादातर कैंडिडेट्स को नहीं आती। फिर जब वो अटेम्प्ट करने लगते हैं तो वो एक एक ही वो चीज को लेके चल रहे होते हैं, तो टॉपिक को सही से अंडरस्टैंड नहीं करते और वहां पे उनकी होती है मार्क्स डिडक्शन और समटाइम वो फेल हो जाते हैं।
ऐसा भी होता है कि हम जो ऐसे होता है बहुत अच्छे वाला अटेम्प्ट करके आ रहे होते हैं, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो उसमें हम फेल हो जाते हैं। उसकी रीजन ये होती है कि टॉपिक को सही से अंडरस्टैंड नहीं करते कैंडिडेट। अब जैसे कि ये ग्लोबल वार्मिंग है, इसमें उन्होंने ये पूछा हुआ है कि ग्लोबल वार्मिंग मिथ है या रियलिटी है। तो अब ज्यादातर जो लोग जिनको टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, अब वो क्या करेंगे कि वो इस पे लिख के आ जाएंगे मैक्सिमम ग्लोबल वार्मिंग पे। ग्लोबल वार्मिंग की टाइप्स, उसके रीजंस, उसके काजेज, फिर उसका इफेक्ट क्या हो रहा है, क्या हमारी सोसाइटी पे इसके इम्पैक्ट क्या है, फिर उसके बाद इसके सॉल्यूशंस पे सजेशंस, और सम टाइम ऐसा होता है कि बंदा उड़ गया। तो उसकी रीजन यही होती है कि उसने टॉपिक को सही से अंडरस्टैंड नहीं किया होता। अब यहाँ पे उन्होंने ये पूछा है कि ग्लोबल वार्मिंग मिथ है या रियलिटी है। एक ये वाला जो टॉपिक है ये हमारे पूरे ऐसे का टोटल 10% होता है, यानी कि जो ग्लोबल वार्मिंग है ये हमारे पूरे ऐसे का टोटल 10% है। तो अब उस 10% के लिए हम बाकी जो हमारा 90% पार्ट होता है हम उसको इग्नोर तो नहीं कर सकते। या हमारा अगर तहसीलदार में पेपर आए 25 से 50 के दरमियान में अगर ऐसे आता है, तो उसमें भी ये टोटल जो पार्ट होगा वो 10% होगा। हम बाकी जो पार्ट है उसको, बाकी जो हमारे मार्क्स हैं हम उनको इग्नोर नहीं कर सकते। तो इस वजह से हमें टॉपिक अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए। अब यहाँ पे उसने पूछा है कि ग्लोबल वार्मिंग मिथ है या रियलिटी है। हम ग्लोबल वार्मिंग को थोड़ा सा लिखेंगे, बिल्कुल एक टच देंगे ग्लोबल वार्मिंग का, देन हम आएंगे मिथ पे या रियलिटी पे कि ये मिथ है या रियलिटी है। तो हम इस चीज को डिफाइन करेंगे कि मिथ है या रियलिटी है। हमारा जो बाकी सारा होगा वो मिथ और रियलिटी पे फोकस होगा। अगर हम इसको डिस्कस करते हैं तो इसके दो स्टांस बनते हैं। एक ये बनता है कि ये मिथ है, दूसरा स्टांस ये है कि ये एक रियलिटी है, और फिर इसको प्रूव किया जाता है। कुछ लोग होते हैं जो दोनों स्टांस लेके चलते हैं कि हाँ ये मिथ भी है ये रियलिटी भी है। तो हम डिस्कस करेंगे ये मिथ है या रियलिटी है, और फिर हम उस पे आर्ग्यूमेंट्स देंगे, एंड पे रिपोर्ट्स ऐड करेंगे, या फिर कोई केस स्टडी हो गई वो ऐड की, देन फिर इस पे कंक्लूजन दिया। अब नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम ऐसे के कुछ टॉपिक्स लेंगे, उनकी आउटलाइन बनाएंगे, और फिर देखेंगे कि कौन सी चीज हमें लिखनी है और कौन सी नहीं। ये सिर्फ आज का शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन था।